नमस्कार, मैं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज़। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से 2020 के पालघर साधु लिंचिंग मामले ने तूल पकड़ लिया है। नवंबर 2025 के मध्य में जब राज्य में अस्थायी निकाय चुनाव की सरगर्मियां चरम पर थीं, तो एनसीपी के प्रमुख नेता काशीनाथ चौधरी ने अपने 3000 से अधिक समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। ये कदम न केवल विपक्ष के लिए चौंकाने वाला था, बल्कि खुद बीजेपी के लिए भी शर्मिंदगी का सबब बन गया। दरअसल चौधरी पर ही बीजेपी ने 2020 के उस विवादास्पद लिंचिंग मामले में मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया था, जिसमें 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर तीखे हमले का आधार प्रदान कर दिया है और अब इसी आरोपी को बीजेपी की गोद में लेने से विपक्ष ने दोगलापन और वॉशिंग मशीन जैसे शब्दों से लहलहाती आलोचना की। हालांकि जोरदार विरोध होने के बाद बीजेपी ने सिर्फ 24 घंटे में ही चौधरी की सदस्यता रोक दी, लेकिन तब तक राजनीतिक बहस ने जोर पकड़ लिया था। ये घटना न सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति पर सवाल उठाती है, बल्कि महाराष्ट्र की सत्ता संघर्ष वाली राजनीति की जटिलताओं को भी उजागर करती है। आपको बता दें कि 2020 का पालघर लिंचिंग कांड महाराष्ट्र के इतिहास में एक काला चैप्टर है, जो कोविड-19 महामारी के लॉकडाउन काल में घटित हुआ। 16 अप्रैल 2020 को पालघर जिले के दहाड़ू तहसील के गढ़चिंचले गांव में एक भयानक घटना घटी थी, जो साधु चिकने महाराज और सुशील गिरी महाराज अपने ड्राइवर निशेल तेलगड़े के साथ मुंबई की कंदीवली से सूरत जा रहे थे, जहां वो एक अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले थे। और रास्ते में चाइल्ड लिफ्टिंग और अंग व्यापार की अफवाहों ने ग्रामीणों को भड़का दिया और एक उमदानी भीड़ ने उनकी कार को रोक लिया और पथराव, लाठियों और हथियारों से हमला कर दिया। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसमें पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद कोई कार्रवाई न होने की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही थी, जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई और ये घटना पूरे देश में सनसनी फैला चुकी थी। इस लिंचिंग ने तत्कालीन एमवीएस सरकार, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल थे, भारी दबाव डाला। विपक्षी बीजेपी ने इसे हिंदुत्व के खिलाफ साजिश बताते हुए तीखा हमला बोला। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि साधुओं की हत्या में स्थानीय एनसीपी नेता काशीनाथ चौधरी का हाथ था, जो उस समय दहाड़ू तालुका का एनसीपी अध्यक्ष था। बीजेपी ने चौधरी को मुख्य साजिशकर्ता करार किया और एमवीएस सरकार पर संरक्षक देने का आरोप लगाया। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार पर सीबीआई जांच की मांग की गई और बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा का आयोजन किया। इस घटना को राजनीतिक हथियार बताते हुए बीजेपी ने इसे हिंदू भावनाओं से अपमान के रूप में पेश किया। एकनाथ शिंदे, जो तब शिवसेना के नेता थे, उन्होंने बाद में अपनी बगावत का एक कारण यही लिंचिंग बताया। उन्होंने कहा था कि साधुओं की हत्या को बर्दाश्त न कर पाने के कारण उन्होंने एमवीएस से अलग होकर बीजेपी के साथ गठबंधन किया। काशीनाथ चौधरी का राजनीतिक सफर पालघर के आदिवासी बहुल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। वो दहाड़ू विधानसभा क्षेत्र के प्रभावशाली नेता रहे हैं, जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का मजबूत आधार है। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी दहाड़ू सीट हार गई थी और चौधरी की प्रभावशाली छवि को देखते हुए उनकी भर्ती को रणनीति कदम माना जा रहा था। चौधरी पालघर जिला परिषद के सदस्य भी हैं और एनसीपी में सक्रिय थे। लिंचिंग मामले में उनका नाम जांच एजेंसियों द्वारा गवाह के रूप में आया था, लेकिन कोई एफआईआर या चार्जशीट में आरोपी नहीं बनाया गया। फिर भी बीजेपी ने राजनीति लाभ के लिए उन्हें निशाना बनाया। चौधरी ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया और उन्होंने दावा किया कि वो घटनास्थल पर पहुंचे थे ताकि भीड़ को शांत कर सकें और साधुओं को बचा सकें। आपको बता दें कि 14 नवंबर 2025 को दहाड़ू में एक भव्य समारोह में चौधरी ने बीजेपी में प्रवेश किया। उनके साथ 3000 से अधिक समर्थक थे, जिसमें स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोग प्रमुख थे। समारोह में बीजेपी सांसद हेमंत सावरा और पालघर जिला अध्यक्ष भरत राजपूत मौजूद थे। यह प्रवेश स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले हुआ, जहां बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई नेताओं को लुभा रही थी। राजपूत ने कहा कि यह फैसला सभी तथ्यों की जांच के बाद लिया गया और चौधरी का नाम किसी आधिकारिक जांच में आरोपी नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी शुरुआत में इसका बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह स्थानीय स्तर का फैसला है। चौधरी पर आरोप विपक्ष में रहते हुए लगाए गए थे, लेकिन कानूनी जांच से सच्चाई सामने आ चुकी है। फडणवीस ने जोर दिया कि बीजेपी किसी को बिना जांच के स्वीकार नहीं करती। अब सवाल यह है कि विपक्ष की सरकार में जिस बीजेपी ने इल्जाम लगाया था, आज वही बीजेपी साथ देने लगी कि इसका मतलब साफ है कि अगर आपको बचना है तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लो और आपके ऊपर लगे हुए
हुए सारे इल्जाम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यही चलता आ रहा है। दोषियों को बाहर करते हैं और निर्दोष लोगों को जेल में रखते हैं। हालांकि इस कदम ने विपक्ष को तुरंत मौका दे दिया। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और प्रमोद महाजन के नेतृत्व वाली बीजेपी ही अच्छी पार्टी थी, लेकिन अब नहीं रही। सुले ने बीजेपी के दोगलेपन पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुराने गंभीर आरोपों का क्या हुआ। एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने इसे वॉशिंग मशीन का उदाहरण बताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि काशीनाथ चौधरी को बीजेपी ने अपनी वॉशिंग मशीन में डालकर साफ कर दिया है। क्या इसका मतलब यह है कि असली हत्याकांड में बीजेपी शामिल थी? क्या वो आरोप झूठे थे? पवार ने सलीम कुट्टा और आदर्श स्कैम जैसे पुराने मामलों का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए नैतिकता को ताक पर रख देती है। शिवसेना की नेत्री सुषमा अंधारे ने बीजेपी पर हिंदुत्व को महज राजनीति एजेंडा बताने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिंदे शिवसेना ने 2020 में इस हत्याकांड का भरपूर राजनीतिक उपयोग किया था। अब आरोपी को गले लगाना आस्था का अपमान है। कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड की निंदा की। विपक्ष की आलोचना सोशल मीडिया पर भी तेज हो गई है। कुछ लोगों ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पलघार लीचिंग और बीजेपी वॉशिंग मशीन जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। न्यूज पोर्टलों ने वीडियो रिपोर्ट जारी की जिसमें चौधरी के प्रवेश को साधुओं की हत्या के आरोपी के रूप में चित्रित किया गया है। एक यूजर ने लिखा कि पालघर साधु हत्याकांड के आरोपी को बीजेपी ने सदस्यता दिलाई, ये हिंदुत्व का मजाक है। दूसरी ओर बीजेपी समर्थक इसे विपक्ष की गंदी राजनीति बता रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता नवनाथ बान ने कहा कि चौधरी विपक्ष में रहते गवाह बने थे, लेकिन अब रोहित पवार अचानक उन्हें मुख्य आरोपी बता रहे हैं। लेकिन विरोध की बाढ़ इतनी तेज थी कि बीजेपी को पीछे हटना पड़ा। 17 नवंबर को राज्य बीजेपी प्रमुख रविंद्र चौहान ने एक प्रेस सूचना जारी की जिसमें चौधरी की सदस्यता को संवेदनशीलता के कारण अस्थायी रूप से रोक दिया गया। सूचना में कहा गया कि मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस दोबारा तेज हो गई है, इसलिए ये कदम उठाया गया। चौधरी ने 18 नवंबर को मीडिया के सामने आकर अपनी पीड़ा बयां की और आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा कि मैं घटनास्थल पर पहुंचा था ताकि भीड़ को काबू कर सकूं। साधुओं को बचाने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक साजिश के शिकार बन गए। मेरी फैमिली पर दबाव पड़ा। उन्होंने बीजेपी पर कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन कहा कि वो निर्दोष हैं। जांच एजेंसियों को सब कुछ बता चुके हैं। पालघर के स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि चौधरी की प्रभावशीलता से बीजेपी को चुनावी फायदा होता है, लेकिन विवाद ने योजना पर पानी फेर दिया। पूर्व एनसीपी विधायक सुशील बुसारा ने इसे बीजेपी की दबाव की रणनीति बताया। उन्होंने कहा कि दहाड़ू में सीपीआई ने बीजेपी को हराया था। चौधरी को बुलाकर वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष ने नाकाम कर दिया। ये घटना महाराष्ट्र की राजनीति के व्यापक परिदृश्य को दर्शाती है, जहां हिंदुत्व का मुद्दा अक्सर चुनावी हथियार बन जाता है। 2020 के लीचिंग के एमवीए को कमजोर किया और शिंदे की बगावत का आधार बना। अब जब बीजेपी सत्ता में है, पुराने आरोपों को नजरअंदाज करने की कोशिश विपक्ष के लिए सोने का अवसर साबित हुई है। स्थानीय निकाय चुनाव में जहां पालघर जैसे आदिवासी क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ये विवाद बीजेपी की छवि को धुंधली कर सकता है। एनसीपी के सुनील बुसारा जैसे नेताओं का मानना है कि ये बीजेपी की हिंदुत्व वाली छवि पर सवाल उठाता है। हिंदुत्व को सत्ता का साधन बनाना खतरनाक है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर बीजेपी इसे लोकल मामला बताकर टाल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहस जारी है। कुल मिलाकर काशीनाथ चौधरी का मामला महाराष्ट्र की राजनीति में सिद्धांत बना सत्ता की जंग को उजागर करता है। 2020 की ट्रेजेडी को अफवाहों और लॉकडाउन के डर से पैदा हुई थी। विपक्ष इसे बीजेपी के नकली हिंदुत्व का प्रमाण मान रहा था, जबकि सत्ताधारी दल इसे पुरानी राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ये विवाद और गहरा हो सकता है। क्या बीजेपी चौधरी को अस्थायी रूप से स्वीकार करेगी या अस्थायी टकराव की अंतिम साबित होगा? समय भी बताएगा, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि पालघर का ये काला अध्याय महाराष्ट्र की सियासत को बार बार लौट लौट कर परेशान करता रहेगा। अब देखते हैं कि बीजेपी अब किस हद तक जाती है, और तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में।